नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर आपके चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है इनकम अंडर द हेड सैलरी। हालांकि सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा 7वां क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 6 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग आरएफए, जिसका फुल फॉर्म होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, को डिकोड करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के मीनिंग को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन को समझना चाहते हैं ना, तो आप सभी को याद करना होगा क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 6 हम लोगों ने पढ़ा था परक्यूस्टिज को लेकर के। परक्यूस्टिज की डेफिनेशन को डिकोड करने के बाद हमने परक्यूस्टिज को अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया था। जहां पे एक कैटेगरी थी जिसको आप लोग टैक्सेबल परक्यूस्टिज के नाम से जानते थे, एक ऐसी कैटेगरी भी थी जो आपका एग्जम्प्ट परक्यूस्टिज के अंदर देखने को मिला था। अब टैक्सेबल परक्यूस्टिज के अंदर हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी। जैसे सबसे पहला जो टैक्सेबल परक्यूस्टिज का वैल्यूएशन करना हमने सीखा, दैट इज अ मोटर कार परक्यूस्टिज। और मोटर कार परक्यूस्टिज को पढ़ने के बाद ना अब हमें सेकंड टैक्सेबल परक्यूस्टिज को पढ़ना है, जिसका टाइटल क्या रहेगा, आरएफए, जिसका फुल फॉर्म होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आप सभी को यहां पर शब्द से ही अंदाजा लग रहा होगा सर, रेंट फ्री का मतलब जो किराया मुक्त होता है। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं। अकोमोडेशन को हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं सर? हिंदी में इसको आप लोग आवास कह सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, निवास कह सकते हैं, या बहुत देसी शब्द में आप लोग कहना चाहे अकोमोडेशन का मतलब होता है घर। और रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया सर? आपको एक मकान प्रोवाइड किया गया है, एक घर प्रोवाइड किया गया है, एक बंगलो प्रोवाइड किया गया है, एक फ्लैट, एक हाउस प्रोवाइड किया गया है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। या तो आपको कोई भी रेंट पे नहीं करना है, या फिर उस बंगलो का, उस अकोमोडेशन का जो रेंट है ना, उसका कंसेशनल रेंट आपको पे करना है। तो सर ये जो आपका परक्यूस्टिज है, ये जो बेनिफिट है, ये जो एमिनिटी है, ये क्या कहलाएगा सर? आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन कहलाएगा। समझ में आया? तो यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ टाइप ऑफ द टैक्सेबल परक्यूस्टिज, ये आपको याद रखना है। और जब भी आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, जब भी आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करेंगे और स्पेसिफिकली अगर आप लोग अकोमोडेशन के मीनिंग की बात करेंगे, तो हम लोग इजीली कहेंगे अकोमोडेशन के अंदर आपका हाउस आ सकता है, आपका फ्लैट आ सकता है, बंगलो आ सकता है। कुल मिलाकर के जहां पर भी आप लोग रहेंगे, रहने की जो जगह होती है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेशन जो आपका रहेगा, समझ में आ गया? अकोमोडेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ये जो अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा सर? आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, विदाउट चार्जिंग एनी रेंट। ये लाइन ध्यान दीजिएगा, या तो आपसे कोई रेंट नहीं लिया जाएगा, या तो आपको कंसेशनल रेंट के ऊपर ये वाला अकोमोडेशन आपके एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो आपका परक्यूस्टिज है, ये क्या कहलाएगा? ये आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन कहलाएगा। समझ में आया? तो जरा गौर फरमाइएगा, जो भी आपको हाउस या फ्लैट या बंगला एम्प्लॉयर की तरफ से कंसेशनल रेंट के ऊपर या फिर रेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिज होता है। और इसकी वैल्यूएशन करके आपको अपनी जो टैक्सेबल सैलरी है, उसके अंदर इस कंपोनेंट को आपको ऐड करना होता है। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां पे भी लिखी हुई है सर। अपने आप में ये क्या रहेगा? टैक्सेबल परक्यूस्टिज रहेगा अंडर द सेक्शन 17(2) सेक्शन सब सेक्शन। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 और सब सेक्शन 2 की अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहां पर आप लोग किसको डील करते हैं सर? टैक्सेबल परक्यूस्टिज के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन को डील करते हैं। और अगर आप लोग इसकी वैल्यूएशन करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हम इनकम टैक्स रूल के अंदर आपके रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे। सर ये रूल नंबर 3 क्या होता है? अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर
क्लियर हो जाएगा रूल नंबर 3 का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से ये हमें तमाम स्टेप प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप लोग वैल्यूएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं या वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी आपका आरएफए है। समझ में आया? तो ये आपको क्लियर करना है। सर रेंट फ्री अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल परक्यूस्टिज के अंदर आता है और कौन से सेक्शन में इसको डील किया जाता है और कौन से रूल का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। समझ में आया? तो सर ये तो हो गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, जब भी आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करेंगे ना तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हमने एक मोटा मोटा रिलेशन समझा है। बुनियादी तौर पे आप लोग क्या कह सकते हैं, सर हमने समझा कोई भी आपका एम्प्लॉयर रहेगा जो आरएफए प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, सर आपके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहां पर किसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सर हम लोग यहां पर आपके अकोमोडेशन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस अकोमोडेशन के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अकोमोडेशन के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। सर जैसे एग्जांपल दीजिए तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अकोमोडेशन के अंदर सबसे पहली बात, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप लोग क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सबसे पहला जो आपका अकोमोडेशन होगा वो कैसा होगा, सर आपका गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो जाएगा। अगर आप लोग एक तरीके से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका जो अकोमोडेशन है वो कैसा हो जाएगा, सर आपका नॉन गवर्नमेंट एक तरीके से अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया आपका गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो गया, दूसरा क्या होगा नॉन गवर्नमेंट अकोमोडेशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एम्प्लॉयर है जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, हो सकता है वो अकोमोडेशन इसने रेंट पे या लीज पे लिया हो या ये उसका ओनर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि आप लोग कहेंगे जो आपका हाउस है, ठीक है, उसका ओनर एग्जैक्टली कौन है, ठीक है, यानी कि उसके पास ओनरशिप है। और दूसरा क्या रहेगा, एक चीज ये बन सकती है आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है वो कैसा हो सकता है, रेंटल हो सकता है या फिर लीज पर हो सकता है। ठीक है, अब चारों सिचुएशन के अंदर जो हम लोगों ने वन बाय वन करके 4 सिचुएशन पढ़ी है तो यहां पर वैल्यूएशन के अलग अलग रूल रहेंगे, माने सभी के ऊपर एक तरीके के वैल्यूएशन रूल नहीं लगेंगे, सभी के लिए अलग अलग कायदे कानून है जिनको आपको पढ़ के चलना है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर जब भी आप लोग आरएफए की बात करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करेंगे या कंसेशनल रेंट की बात करेंगे तो आपका अकोमोडेशन गवर्नमेंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर आपके अकोमोडेशन का मालिक कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा, या फिर आपके मालिक ने ना आपके एम्प्लॉयर ने भी वो मकान रेंट पे लेके या लीज पे लेके आपको प्रोवाइड किया है। समझ में आया? तो यही 4 बातें मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, जरा गौर फरमाइएगा क्या लिखा हुआ है। सर अकोमोडेशन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला कौन सा रहेगा, सर गवर्नमेंट अकोमोडेशन रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, सर नॉन गवर्नमेंट अकोमोडेशन रहेगा, तीसरा कौन सा रहेगा, गवर्नमेंट जो आपका अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तीसरा केस क्या रहेगा, अकोमोडेशन टेकन ऑन द लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। समझ में आया? आपके एम्प्लॉयर ने लीज पे या रेंट पे आपके अकोमोडेशन को लिया है। इसके अलावा एक छोटा सा केस ये रहेगा, सर आपका क्या है होटल अकोमोडेशन। कई बार आपको मकान ना प्रोवाइड करके ना एम्प्लॉयर कह देता है आपको होटल के अंदर स्टे करना है, वो एक स्पेशल केस है, उसको भी मैं आगे आने वाले वक्त के अंदर डिकोड करूंगा। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा आपको ये पहले 4 अंडरस्टैंड करने हैं। 5वें केस से भी कई बार एक पॉइंट बनता है जो सैलरी को कैलकुलेट करते वक्त आपको परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आपको इतना क्लैरिटी दे सकता हूं, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से लगा लिया तो ये सारे अकोमोडेशन को आप लोग मिनटों में धुआं कर सकते हैं। एक एक प्रोविजन को आप लोग बाई हार्ट करके जाएंगे, एक एक जो प्रोविजन है उसको आप लोग लर्न करके जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीजों को यहां पर डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आपका मेंशन कर देता हूं, थोड़ा सा जूम करके जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो अकोमोडेशन है, यानी कि जो आपका क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका अकोमोडेशन रहेगा, उस अकोमोडेशन के अंदर 2 सिचुएशन आएंगी जिनको हमें 1 बाय 1 करके डिकोड करना है। आपका जो आपका अकोमोडेशन है वो कैसा हो सकता है, अनफर्निश्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका फर्निश्ड हो सकता है। ठीक है, अगर आपका अकोमोडेशन अनफर्निश्ड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सिंपल वैल्यूएशन रूल लगा के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर
आपका फर्निश्ड रहा तो फर्नीचर को अलग से आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आया? यानी कि फर्नीचर की कैलकुलेशन, फर्नीचर को अगर आप लोग एंजॉय करते हैं तो उसकी अलग से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया? तो ये सिंपल सा मुद्दा है। अब आप सभी को अगर मेरी पिछली कुछ क्लासेस याद होंगी तो इससे पहले हम लोगों ने अलाउंसेस के अंदर इसी तरीके से एचआरए को पढ़ा था। याद है किसी स्टूडेंट को? हमने क्या पढ़ा था सर? एचआरए पढ़ा था। एचआरए जिसका फुल फॉर्म क्या था माय डियर फ्रेंड्स? एचआरए जिसका फुल फॉर्म था हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, यानी कि आपको मकान की जगह पे पैसा दे दिया जाएगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, एचआरए मिल सकता है आपको या तो आरएफए मिल सकता है। भैया तो पैसा ले लीजिए या तो आप लोग अकोमोडेशन ले लीजिए, तो दोनों में से एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था एचआरए को वैल्यूएट, अगर इवैल्यूएट करते हो, एचआरए को कैलकुलेट करते हो तो सैलरी जो शब्द होता है ना उसका अपना मीनिंग होता है। जहां पर आप लोगों ने बेसिक पे को पकड़ा था, डियरेंस अलाउंस ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट को पकड़ा था, प्लस में कमीशन को पकड़ा था, तीनों कंपोनेंट को ऐड कर देते थे तो एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सैलरी निकल के आता था। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? आपके आरएफए को कैलकुलेट करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेट करेंगे। और रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में जरा गौर फरमाइएगा, आरएफए को कैलकुलेट करते वक्त भी हमें सैलरी चाहिए। अब इस सैलरी का अपना मीनिंग रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? अपना मीनिंग रहेगा। माने यहां पर जब भी आप लोग आरएफए कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करके चल रही है वो बात मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग आरएफए को कैलकुलेट करते वक्त अगर आप लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक पे पकड़ना है, प्लस में आपको अपने रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो डियरेंस अलाउंस है उसको पकड़ लेना है, प्लस में आपके पास जितने भी कमीशन है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? कमीशन को ऐड करना है, प्लस में अगर आपको कोई भी बोनस मिला है, ठीक है, तो बोनस को ऐड करना है, जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंस है, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, आपके अलाउंस है वो आ जाएंगे, प्लस में अगर आपने कोई भी फीस पे किया है ना वो आ जाएगा। सबका जो सम है वो क्या कहलाएगा सर? सैलरी कहलाएगा। समझ लीजिए इस बात को, जरा गौर फरमाइएगा जो बात मैंने अभी आपको बताई कि सर जब भी आप लोग सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी का यहां पर अपना मीनिंग रहेगा जिसको आपको गौर फरमाना। ठीक है, सैलरी का मीनिंग क्या है सर? आपको बेसिक पे पकड़ के चलना, बेसिक सैलरी लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डियरेंस अलाउंस लेना है, कमीशन ऐड करना है, बोनस ऐड करना है, तमाम टैक्सेबल अलाउंसेस को ऐड करना है और कोई फीस अगर आपने पे किया है उसको ऐड करना है। समझ में आया? अगर आप इन तमाम कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो आपको एज ए रिजल्ट क्या मिल जाता है? सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सैलरी मिल जाता है। समझ में आया? तो ये क्लियर रहा। आरएफए को कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी की क्या डेफिनेशन रहेगी, ये पॉइंट प्लीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या क्या करके चलना है और नॉट इंक्लूड क्या क्या करके चलना है, ये पॉइंट आपको समझना है। सर आपको बेसिक सैलरी, बेसिक पे को इंक्लूड करके चलना है, डियरेंस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला इंक्लूड करके चलना है। सर आप लोग बोनस हो गया, कमीशन हो गया, टैक्सेबल अलाउंसेज हो गए और इसके अलावा आपका क्या हो गया? फीस हो गया, जो भी आपने पे किया है। ये तमाम ऐसे फैक्टर रहेंगे जिनको आपको ऐड करके चलना है, किनको ऐड करके नहीं चलना है, जरा गौर फरमाइएगा। एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को, किसमें? प्रोविडेंट फंड के अंदर। परक्यूस्टीज को आपको ऐड करके नहीं चलना है। एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। अगर कोई अलाउंस है और कौन सा अलाउंस है? एग्जम्प्ट अलाउंस है, तो उसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जिनको आपको इंक्लूड करके नहीं चलना है। क्या क्या इंक्लूड करना है ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना यह है कि जब भी आप लोग सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, आरएफए को कैलकुलेट करते वक्त, तो सैलरी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, हमें क्या करना है? रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करना है। अब मैंने आपको क्या बताया सर? 4 केस बनते हैं। सबसे पहला केस कौन सा रहता है? जहां पर आपका जो इंप्लॉय है वो कैसा रहता है? गवर्नमेंट इंप्लॉय रहता है, जिसको आप लोग गवर्नमेंट अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट अकोमोडेशन के अंदर आपको ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है। मतलब इसका क्या है सर? इसका मतलब है सर अगर आप लोग अपने टैक्सेबल परक्यूस्टीज की वैल्यू को निकालना चाहते हैं ना, तो आपका एक लाइसेंस फीस होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। समझ में आया? आपका एक क्या रहेगा? लाइसेंस फीस रहेगा।
जिसको कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये जो आपका लाइसेंस फीस है ना, यही आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिस का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपने यानी कि एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट रिकवर किया गया है तो वो यहां पे क्या हो जाएगा? एक तरीके से नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। लेट अस से गवर्नमेंट ने ये कहा कि यहां पर जो आपका आरएफए के लिए जो लाइसेंस फीस है वो कितना है सर? आपका 1000 रुपए पर मंथ है। क्लियर है? अगर आप लोग इसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो सर 1000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12000 आ जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय ने जो अमाउंट पे किया है, मैंने मान लिया उसने 200 रुपया पर मंथ पे किया है, ठीक है। तो यानी कि 12 दूनी कितना हो जाएगा? 2400 रुपया इसने पे किया है। तो अगर आप लोग टैक्सेबल अमाउंट को निकालेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा सर? आपको क्या करना पड़ेगा? 12000 में से आपको आपके 2400 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, आई थिंक 9600 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा सर? आपका टैक्सेबल आरएफए हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका बेसिक सा नियम है जिसको आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये पॉइंट अमूमन मिस होता है, ये देखने को नहीं मिलता है। ये वाला पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पे कोई समझने वाली बात नहीं है, इसको आप लोग बेसिक तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, अगर आप लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, माने आपका जो अकोमोडेशन है वो कैसा है? नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट के केस में आपका ये चीज देखना पड़ेगा कि आप लोग किस सिटी से ताल्लुकात रखते हैं। जिस सिटी से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं, जहां पे आपका आरएफए है, वहां का पॉपुलेशन कितना है, और पॉपुलेशन के अंदर बच्चा हमारे पास 3 कैटेगरी रहेंगी। समझ में आया? यानी कि यहां पर पूरा का पूरा मामला किसके ऊपर जाएगा सर? यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, हमें किसके ऊपर काम करना है? नॉन गवर्नमेंट के केस में पॉपुलेशन के ऊपर काम करना है। पहला जो कैटेगरी रहेगा उसको आप लोग कहेंगे सर, अगर आपका पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, ध्यान रखिएगा कितना है? 15 लाख तक है तो एक कैटेगरी बन जाएगा। अगर आपका पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख से कम आता है तो एक कैटेगरी बन जाएगा। तीसरा केस क्या है? अगर आप लोग अबोव चले जाते हैं, किससे सर? 40 लाख से, तो 3 कैटेगरी बनेगी अगर आप लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो पहला कैटेगरी क्या है सर? आपका अप टू 15 लाख रहेगा अगर आपका पॉपुलेशन है। तो यहां पे जो आपकी सैलरी आपने कैलकुलेट की है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसका करीब करीब 7.5% आपका टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका परक्यूस्टिस क्या बन जाएगा? 7.5% बन जाएगा। 15 से 40 लाख के बीच में 10% बन जाएगा। और अगर आप लोग 40 लाख से ज्यादा के पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं तो आपकी जो सैलरी है उसका कितना हिस्सा रहेगा सर? 15% हिस्सा क्या रहेगा? टैक्सेबल परक्यूस्टिज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग सैलरी का 7.5%, 10% और 15% तो निकाल लेंगे। अगर इंप्लॉयर से कोई अमाउंट रिकवर किया है रेंट की फॉर्म में तो वो आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में अगर यहाँ पर आपका जो अकोमोडेशन है उसका मालिक कौन है? इंप्लॉयर है। अगर मालिक कौन है? इंप्लॉयर है, ठीक है। और अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ आपका सैलरी कैलकुलेट होगा। अगर आप लोग 15 लाख से ज्यादा 40 लाख से कम है तो 10% आपका सैलरी रहेगा एज ए टैक्सेबल परक्यूस्टिज। और अगर आप लोग अप टू 15 लाख की पॉपुलेशन के अंदर है तो 7.5% ऑफ योर सैलरी विल बी द टैक्सेबल परक्यूस्टिज। अगर आपने कोई भी रेंट रिकवर हुआ है, आपसे एम्प्लॉय से कोई भी रेंट रिकवर हुआ है तो उसको आपको क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है इस परसेंटेज के अंदर से, जो भी आपका 7.5 है, 10 है या 15% है। समझ में आया? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये आपको ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसके बिना आप लोग कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन वाला मामला है आपको केवल और केवल तभी चेक करना है अगर आपका जो रेंट, जो आपका मकान है ना, वो आपका ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। कई बार क्या करता है, एम्प्लॉय कुछ फकीर होता है और वो आपको ना लीज के ऊपर या तो आपको रेंट के ऊपर क्या देता है? मकान लेकर के देता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारी पॉपुलेशन का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, वहां पे डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट पर काम करना है। सर 2 पॉइंट कौन से रहेंगे? सर आपका जो मकान है उस मकान का एक्चुअल रेंट कितना जा रहा है, उसको कितने पैसे में लिया गया है, लीज पे लिया हो चाहे रेंट पे लिया हो, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एग्जैक्टली एक्चुअल लीज रेंट कितना पे किया है, एक तो ये अमाउंट पकड़ के चलना है। आपने जो सैलरी कैलकुलेट किया ये अमाउंट पकड़ के चलना है, उसका 15%। दोनों के अंदर से जो भी आपका अमाउंट लोअर ऑफ होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका क्या बन जाएगा?
जाएगा, परक्यूस्टिस का वैल्यू बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 2 पॉइंट पकड़ के चलेंगे, आपके जो अकोमोडेशन का एक्चुअल रेंट कितना है और आपकी सैलरी का 15% कितना है, दोनों में से जो भी कम अमाउंट रहेगा, और अगर आपने कोई भी रेंट पे किया है जो इंप्लॉय या आपसे रिकवर किया गया है तो वो तो खैर माइनस करना ही है, वो तो हर एक के अंदर पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिस का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो अभी मैं इनको समराइज भी कर दूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या क्या बातें बताई अभी तक आपको, मैंने बताया कि अगर आप लोग यहाँ पे बुनियादी तौर पे जैसे एक पेज ऐड कर लेता हूं ताकि चीजें बेहतर हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा कि अगर आप लोग आरएफए की बात करते हैं, माने यहां पर आप लोग किसकी बात करते हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना है ये जो मकान है इसका ओन्ड है, ये आपका क्या है? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, माने यानी कि ये जो मकान है किसका है सर? आपके एम्प्लॉयर का है। ये बात क्लियर हुई? अगर आपका मकान एम्प्लॉयर का है, ठीक है, तो यहां पे आपको चेक ये करना है कि सर जब आप जिस मकान के अंदर रहते हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और लोकेशन भी आपको किस वाइज चेक करनी है? आपकी सिटी की पॉपुलेशन वाइज चेक करनी है। ठीक है, किसकी अकॉर्डिंग आपको चेक करनी है? आपकी सिटी की पॉपुलेशन वाइज चेक करनी है। सबसे पहली पॉपुलेशन रहती है जिसको आप लोग कहते हो अप टू 15 लाख। ठीक है, अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो आपकी सैलरी का 7.5% आपको पकड़ करके चलना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिज हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी क्या बनेगी? अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख से कम है तो ये अमाउंट 7.5 से बढ़ के कहां पे चला जाएगा? 10 पे। और अगर आपकी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 40 लाख से ज्यादा है, ठीक है, क्या है? 40 लाख से ज्यादा है, तो ये जो आपका अमाउंट है ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। किसका सर? आपकी सैलरी का। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया, अगर आपको यहां पे सैलरी को कैलकुलेट करना है तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करने का? जो आपका बेसिक सैलरी है वो पकड़ने का। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग बेसिक सैलरी लेकर के चलेंगे, सर आपका जो डियरेंस अलाउंस है वो लेकर के चलेंगे, प्लस में आप लोग अपना बोनस लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, प्लस में आप लोग अपना कमीशन लेकर के चलेंगे। तो ये आ गया आपका कमीशन हो गया। अगर आपने कोई भी फीस पे किया है वो लेकर के चलेंगे, प्लस में आप लोग यहां पर क्या लेकर के चलेंगे? क्या बोलते हो आप इसको? जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंस है, ठीक है, ये जितने भी आपके टैक्सेबल अलाउंस है इनको लेकर के चलेंगे। ये आपका टोटल मिलकर के क्या बन जाएगा? सैलरी बन जाएगा। और इसी का टोटल आपको करना, ठीक है, इसी का क्या करना है? आपको टोटल करना। बताइए मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अब यहाँ पे एक केस और बना था, सेकंड केस जो मैंने अभी अभी आपको बताया। सेकंड केस क्या कहता है सर? सेकंड केस कहता है अगर आपका जो मकान है वो एम्प्लॉयर ने कहां पे लिया है, मान लीजिए लीज पे लिया है या फिर किस पे लिया है? रेंट पे लिया है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या चेक करना है? वैल्यूएशन रूल के अंदर आपको लोअर ऑफ चेक करना, माने कम अमाउंट लेकर के चलना है। लोअर ऑफ किसका लेकर के चलेंगे सर? सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि जिसको आप लोग कहते हो सर आपका जो आपका अमाउंट पे किया गया, जिसको आप लोग रेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर है, एक ये अमाउंट आपको लेकर के चलना है। और दूसरा क्या रहेगा? आपने जो सैलरी कैलकुलेट किया है उसका 15% ऑफ द सैलरी। इन दोनों के अंदर से जो भी लोअर ऑफ होगा ना वो क्या कहलाएगा सर? आपका वो बेसिकली आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिज बन जाएगा आरएफए के केस में। और यहाँ पे माइनस आपको हमेशा करना होता है अगर एज ए एम्प्लॉय अगर आपने कोई भी रेंट क्या किया है? पे किया है, यानी कि आपसे रिसीव किया गया, आपसे चार्ज किया गया है, वो अमाउंट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको गौर फरमाना है। अगर आपने इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया तो आई एम 100% डैम श्योर हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में लेके आया हूं, आपकी किताब का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर देखा गया है, उसको कैसे टैकल करने का ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको मोटी मोटी जो भी तमाम प्रोविजन है उनको अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार होटल अकोमोडेशन की बात आती है। होटल अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा। लेट अस से आप लोग फिलहाल दिल्ली के अंदर वर्किंग है एज ए एम्प्लॉय, आप लोग कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये आपका अकोमोडेशन आपको कहां पे दिया गया है? दिल्ली के अंदर दिया गया है। लेकिन कंपनी ने क्या किया? अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करके ना चेन्नई में भी फैला दिया। ठीक है, अब हुआ क्या है? यहां पर लेट अस से मैं अपना नाम लिख देता हूं, एम्प्लॉय का नाम कौन है? आपका अमित है। ठीक है, अमित एम्प्लॉय है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आपका मिस्टर एक्स है जो आपका एम्प्लॉयर है। ठीक है, अब इस
इस मिस्टर एक्स ने अमित से कहा कि हमारा जो बिजनेस है वो कहां पे भी शिफ्ट हो गया है सर, वो आपका चेन्नई के अंदर शिफ्ट हो गया है, और क्योंकि ये आपकी न्यू ब्रांच है, ठीक है, तो मेरे को एक काबिल और भरोसेमंद एम्प्लॉय की जरूरत है जो इसको मैनेज कर सके। तो अब आपको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा और आपको कहां पे जाना पड़ेगा, चेन्नई के अंदर जाना पड़ेगा। अब अमित को चेन्नई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही इस मिस्टर एक्स को कुछ पता है चेन्नई का, तो यहां पर अकोमोडेशन की एडजस्टमेंट करते करते यहां पर टाइम लगेगा, ठीक है, आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तब तक ये कहता है जब तक मैं इस पर्टिकुलर अकोमोडेशन की आपके लिए अरेंजमेंट करता हूं, या पूरे माहौल को समझने के लिए ना आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, इस जगह पे रह जाइए, ठीक है, इस जगह को आप लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज अ होटल, आप लोग क्या कहते हैं इसको, होटल, ठीक है। अब होटल के अंदर आपको कुछ टाइम तक रुका जाएगा ताकि आप लोग वहां के माहौल को समझ सके, बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सके, तब तक आपका एम्प्लॉयर है वो आपके लिए क्या कर देगा, अकोमोडेशन की अरेंजमेंट कर देगा। तो कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, हमें कई भी सिचुएशन के अंदर ना कहां पे रहना पड़ता है, होटल के अंदर रहना पड़ता है। अगर आप लोग होटल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग होटल के अंदर करीब करीब 15 दिन तक रहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग क्या कहते हैं, अगर आप लोग अप टू 15 डेज अगर आप लोग रहते हैं, यानी कि 15 दिन तक आपने स्टे किया, तो यहां पे जो आपका रेंट है ना वो आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन 15 दिन से एक दिन भी ज्यादा अगर आप लोग गए ना, तो वो पूरा का पूरा 16 दिन 17 दिन जितना भी बनता है, पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यही बात मैंने लिखी हुई है। अगर आप लोग होटल अकोमोडेशन की बात करते हैं और 15 दिन तक एग्जम्प्ट रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, 15 दिन तक ये टैक्सेबल नहीं रहेगा, 15 दिन से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सर टैक्सेबल हो जाएगा तो कैसे आपको निकालना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल होने के बाद ना आपको लोअर ऑफ चेक करना है। क्या करना है आपको? लोअर ऑफ चेक करना। आगे लोअर ऑफ के अंदर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लेंगे सर आपका कितना रेंट, आप जिस होटल में है उसका रेंट कितना पे किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर आप लोग क्या लेकर के चल सकते हैं सर आपकी सैलरी का 24%, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे 24% ऑफ द सैलरी, दोनों के अंदर से जो भी लोअर होगा, और जो भी आपने अगर रेंट रिकवर किया गया है एज ए एम्प्लॉय से तो वो तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों में जो भी आपका लोअर होगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा सर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है, प्लीज जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है अगर आप लोग होटल अकोमोडेशन की बात करते हो तो परक्यूस्टिज क्या रहेगा, लोअर ऑफ रहेगा 20% ऑफ द सैलरी, 24% ऑफ द सैलरी, और होटल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, होटल चार्जेस जो भी एम्प्लॉयर ने पे किए हैं वो, और आपका 20% ऑफ द सैलरी के अंदर जो भी लोअर ऑफ रहेगा वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका बुनियादी तौर पे क्या बन जाएगा, आपका टैक्सेबल हिस्सा बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना, वो क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको हो गया होगा और ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या क्या बातें समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर कुछ एग्जम्पशन भी रहेंगे जिनको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और है। ये तो पूरा मामला था अगर आपका अकोमोडेशन अनफर्निश्ड रहता है, माने आपको फर्नीचर अलाउ नहीं किया गया है। कई बार क्या होता है कुछ लोगों को फर्नीचर की जरूरत होती है, उन्हें फर्नीचर के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो अकोमोडेशन है अगर वो फर्निश्ड है, अगर आपका जो अकोमोडेशन है वो कैसा है, फर्निश्ड है, तो आपको इन तमाम कैलकुलेशन के साथ ना वो जो आपका फर्नीचर का एक्चुअल जो कॉस्ट है, अगर वो खरीदा हुआ है तो उसका 10% लेकर के चलेंगे, अगर वो हायर किया हुआ है तो जो भी उसका हायरिंग कॉस्ट है वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ में आया? यानी कि अगर वो लीज के ऊपर है तो उसका जो भी कॉस्ट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, या फिर ओनर उसका जो एम्प्लॉयर है वो खुद खरीदा हुआ है तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है ना उसका 10% आपको यहाँ पर इस ऊपर वाली कैलकुलेशन के अंदर ऐड करना होगा। समझ में आया? तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं, जो आपको क्लियर रहा होगा, जो आपको समझ में आया होगा कि इसमें पूरा क्या मामला रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको चीजों को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा पाऊं ताकि चीजों को आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया आपके फर्नीचर का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको एक बार समराइज कर लें ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो लाइसेंस फी है माइनस में आपसे जो अमाउंट रिकवर किया गया है एज ए रेंट, जो भी आपका नेट रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप लोग एक ऐसी सिटी के अंदर हैं
जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, मकान जो आपको प्रोवाइड किया गया है, अकोमोडेशन जो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसका ओनर एम्प्लॉय है, तो आपका 15% सैलरी रहेगा। अगर आपकी पॉपुलेशन 15 से 40 लाख के बीच में तो 10%, 15 लाख तक है तो 7.5%। ठीक है। अगर आप लोग अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयर लीज पे लिया है मकान, तो क्या करना पड़ेगा सर, लीज का जो भी रेंट है और 15% ऑफ सैलरी के अंदर जो भी आपका लोअर ऑफ होगा वो हो जाएगा। होटल के अंदर अगर आप लोग रुके हैं तो लोअर ऑफ द 20% ऑफ द सैलरी और द होटल चार्जेज, अगर आप लोग 15 दिन से ज्यादा वहां पर स्टे करते हैं। ठीक है। अब अगर आप लोग फर्नीचर की बात करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर फर्नीचर ओन किया हुआ है, अगर वो हायर किया हुआ है, तो उसका जो एक्चुअल हायरिंग कॉस्ट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। लेस क्या करना है, इनमें से आपको अपना रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय क्या कर देना है, लेस कर देना है। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ी। अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ है, अभी एग्जाम्पशन भी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहां तक आप लोग बताइए कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, चीजें आपको क्लियर रही या नहीं रही। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं सर ये जो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है ना, ये अमूमन क्या होता है, ये आपका टैक्सेबल परक्यूस्टीज माना जाता है अंडर द सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे इसको फुल्ली एग्जम्प्ट और नॉट ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल परक्यूस्टीज रखा जाता है। माने कई ऐसी सिचुएशन रहेंगी जहां पर इसको या तो फुल्ली एग्जम्प्ट मान लेंगे या तो इसको एज ए ट्रीट करेंगे, नॉट ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल जो परक्यूस्टीज है, इसको आप लोग किसकी तरह ट्रीट नहीं करेंगे, टैक्सेबल परक्यूस्टीज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। सर सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट रहेगा, अगर आप लोग रिमोट एरिया के अंदर है, किसके अंदर है, रिमोट एरिया के अंदर। अब लॉ के अंदर रिमोट एरिया को डिफाइन किया गया है। अगर आप लोग रिमोट एरिया के अंदर है तो आपका जो ये RFA है वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। अब रिमोट एरिया का मतलब क्या है, अगर आपका जो प्लेस है वो 40 किलोमीटर कम से कम दूर है, कहां से, आपकी सिटी से, और उस सिटी की पॉपुलेशन अगर कितनी है, 20,000 या इससे ज्यादा है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या माना जाएगा, सर आप लोग रिमोट एरिया के अंदर है, या फिर गवर्नमेंट ने उस एरिया को क्या डिक्लेयर किया हुआ है, रिमोट डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका RFA होगा ना, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वो टैक्सेबल नहीं, इसको आप लोग टैक्सेबल परक्यूस्टीज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है। रिमोट एरिया की कंडीशन जरूर याद कीजिएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको जैसे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है माइनिंग साइट के ऊपर, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोटेशन साइट के ऊपर, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोटेशन साइट के ऊपर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट के ऊपर, डैम साइट के ऊपर, पावर जनरेशन साइट के ऊपर। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनको हम लोग फुल्ली एग्जम्प्ट मान करके चलेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिनको भी फुलफिल करना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये सारी चीजें दिख जाती हैं तो आपको ये मान करके चलना है कि ये आपका क्या रहेगा, फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा, ये आपको टैक्सेबल सैलरी के अंदर ऐड नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा होटल अकोमोडेशन की मैंने बात की, अगर आप लोग 15 दिन तक रहते हैं तो फुल्ली आपका एग्जम्प्ट रहेगा, 15 दिन से ज्यादा रहते हैं तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं, हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा सर, ये आपका बुनियादी तौर पे फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर की अगर आप लोग बात करते हो तो ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू ए यूनियन मिनिस्टर, वो क्या रहेगा, टैक्सेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी सर्टेन ऑफिशियल्स है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनके लिए भी ये क्या माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जम्प्ट माना जाता है। ठीक है। तो टोटल 6 केस मैंने आपको बताए हैं जो आपको एक बार पढ़ लेने हैं ताकि एग्जामिनेशन के अंदर या से कोई पॉइंट उठे ना तो आप लोग इजीली उसको टैकल कर सके। ठीक है। 6 केसेस है जहां पर आपको क्या पढ़ना है कि सर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जम्पशन देखने को मिलेगा। क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो यहां पर आकर के बस अब आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अब आपको समझना है इन तमाम चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन तमाम चीजों को टैकल कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन में लेके आया हूं आपकी किताब के अंदर, जो आपकी गिरीश आहूजा की किताब है ना, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1.14 के नाम से है, जहां पे लिखा हुआ है एक पर्सन है जो किसी एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, जिसका मंथली से आपका बेसिक सैलरी कितना है, 24,000 रुपए पर मंथ है। डियरेंस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है उसका 40% है, वो कितना है, देखिए डीए टोटल कितना है, 20,000
5,000 रुपया प्रति महीना है, लेकिन उसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट है। अच्छा, उसको लंच अलाउंस दिया है 400 रुपए पर मंथ का, मेडिकल अलाउंस दिया है 100 रुपए पर मंथ का, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया है 600 रुपए पर मंथ का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है 2 बच्चों के लिए 360 रुपए पर मंथ का। ठीक है, ये डेटा गिवन है। आगे क्या कहा गया है, जो उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन है बचा वो कहां पर है, आपका दिल्ली के अंदर। माने दिल्ली का मतलब क्या है, अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे इस पॉइंट को, अगर आप लोग डील करना चाहें तो दिल्ली की नाना करते करते पॉपुलेशन कितनी मिलेगी, 2 करोड़ मिलेगी। माने जो रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्राइटेरिया है वो कौन सा आ गया सर, 40 लाख से ज्यादा वाला आ गया। तो सैलरी का कितना परसेंट टैक्सेबल हो जाएगा सर, 15% टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए क्या कहा गया, क्या कहा है यहाँ पे बताया गया, जो फर्नीचर लगा हुआ है उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है। 2 एसी लगे हुए हैं जो बेसिकली हायर पर लिए हुए हैं, और एक की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, हायर चार्ज ऑफ ए ईच एसी। हर एसी का कॉस्ट कितना है, 1 साल में 4,000 रुपए है। तो एसी का कॉस्ट अलग से है, फर्नीचर का कॉस्ट अलग से दिया हुआ है। आपको बताना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द आरएफए। अगर आपका इंप्लॉयर क्या ऑप्ट करता है, आपका ओल्ड रेजिम ऑप्ट करता है। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में क्या डिफरेंस रहेगा सर। न्यू रेजिम के अंदर आपको जो एक तरीके से एग्जम्पशन देखने को मिलते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ओल्ड रेजिम के अंदर आपको ये बेसिकली छूट जो देखने को मिलती है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पहला केस क्या कहता है। पहला केस कहता है ये अकोमोडेशन आप लोग ये मान लीजिए ये अकोमोडेशन गवर्नमेंट है। ठीक है, कैसा है, गवर्नमेंट है, और जहां पे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल, और गवर्नमेंट रूल क्या कहता है सर, आपकी 1,000 रुपए पर मंथ लाइसेंस फीस है। ठीक है, पहला केस समझ में आया। अकोमोडेशन यानी कि आपका जो अकोमोडेशन है वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, और लाइसेंस फीस कितना दिया हुआ है सर, आपका 1,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि आरबीआई एंड द अकोमोडेशन हैव बीन टेकन ऑन द रेंट, रेंट पे आपने लिया है, और ये क्या है, आरबीआई से 10,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग प्राइवेट वाला केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों केस समझ में आए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों रेजिम आप लोग यूज कर सकते हैं, ओल्ड रेजिम की भी बात कर सकते हैं और न्यू रेजिम की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको टैकल कैसे करना है जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, पहला केस हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहला जो केस है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कहता है सर, आपका जो अकोमोडेशन है वो कैसा है। हमने मान लिया सर आपका जो अकोमोडेशन है वो कैसा है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। ठीक है, अब गवर्नमेंट अकोमोडेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा लाइसेंस फी कितना है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, लाइसेंस फी हमें गिवन है 1,000 रुपए पर मंथ का है, ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो सर अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो गया, उससे उसने कोई रेंट पे किया होता तो माइनस कर देते। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आएगी कि ये आपका जो मकान है ये फर्निश्ड है। कैसा है, फर्निश्ड है, और फर्निश्ड का अगर आप लोग बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस एक्चुअल कॉस्ट का 10% लेकर के चलना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ फर्नीचर की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा, 10%, माने 2 लाख का अगर आप लोग 10% लेकर के चलेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। समझ में आया, 2 लाख का 10% लेकर के चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। हमने पढ़ा था अगर आप लोग फर्नीचर की बात करते हैं और वो ओन्ड किया गया है तो उसका एक्चुअल कॉस्ट का 10% आप लोग यहां पर लेकर के चलेंगे। इसके अलावा यहां पे एसी की भी बात हुई है जो हायर के ऊपर है, तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, हायर पेड फॉर एसी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हायर पेड फॉर एसी। एक एसी के लिए 1 साल में 4,000 रुपया पे किया गया है। टोटल कितनी एसी है, 2 एसी हैं, तो कितना हो जाएगा, टोटल 8,000 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा सर, आप लोग 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32, और आपका कितना हो जाएगा, 8,000, कितना हो जाएगा, 32 और 8 40,000। ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 40,000 का अमाउंट आ जाएगा पहली सिचुएशन के अंदर, जो आपका क्या माना जाएगा, टैक्सेबल परक्यूस्टिज माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात, तो यहाँ पे कितना आ गया, आपका 40,000 आ गया। अब चाहे आप इसको ओल्ड रेजिम के रेफरेंस में बात कर लीजिए, चाहे न्यू रेजिम के रेफरेंस में बात कर लीजिए, कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब सेकंड केस हम लोग लेकर के चलते हैं, इसको आप लोग क्या मानोगे सर, आप लोग यहाँ पे मानोगे नॉन गवर्नमेंट अकोमोडेशन का केस लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नॉन गवर्नमेंट अकोमोडेशन का केस लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वी आर इन द दिल्ली। हम लोग कहां पर है,
दिल्ली के अंदर है। दिल्ली का मतलब क्या है, हमें 15% सैलरी लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली के अंदर 40 लाख से ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, सैलरी निकालना पड़ेगा। सैलरी के लिए मेरे को टोटल कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल कंपोनेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को बेसिक पे चाहिए। ठीक है, यानी कि बेसिक सैलरी मैं लेकर के चलूंगा। मेरा बेसिक सैलरी कितने का है सर, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बेसिक सैलरी मेरे को गिवन है 24,000 रुपया पर मंथ का गिवन है। और अगर अब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 24 मल्टीप्लाई बाय 12 288, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 2,88,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरी साल की सैलरी हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डियरेंस अलाउंस, और डियरेंस अलाउंस आपको रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना है। डियरेंस अलाउंस 20,000 रुपया एक महीने का है, साल का 12 दूनी 24, 2.5 लाख हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसका 40% निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, क्वेश्चन के अंदर गिवन था आपका डियरेंस अलाउंस कितना है, 20,000 रुपया महीने का है, साल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, 2,40,000 आ गया। अब इसका कितना परसेंट लेकर के चलेंगे, 40% लेकर के चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 96,000 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं डियरेंस अलाउंस कितना गिवन है सर, 20,000 रुपए पर मंथ गिवन है। ठीक है, या फिर आई थिंक ये 2,000 होना चाहिए, कुछ मिस्टेक है, तो एक बार इसको कट हटा के ना हम लोग कितना कर लेते हैं, 2,000 कर लेते हैं। आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को लिखने में ना, तो ये मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं, चलो। ठीक है, कितना है, 2,000 है। अगर आप लोग 2,000 की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट होगा सर, आपका 2,000 रुपया एक महीने का है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, इसका कितना कर देना है, 40% निकाल देना है, तो कितना आ जाएगा 9,600 माने 9600 आ जाएगा। समझ में आया। डियरेंस अलाउंस के बाद उन्होंने क्या गिवन है सर, आपका लंच अलाउंस टैक्सेबल है, 400 रुपए है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो मैं क्या कह दूंगा, लंच अलाउंस है 400 गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 24 12 3 36, 12 चौका 4800, तो कितना हो जाएगा आपका 4800 हो जाएगा भाई, 12 चौका 48 ही होता है ना। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस गिवन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, मेडिकल अलाउंस लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, मेडिकल अलाउंस आई थिंक 1,000 रुपए है, 12 के लिए कैलकुलेट करना है साल के लिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 12,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मेडिकल अलाउंस कितना था, 1,000 था। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 600 गिवन है, तो मैं इसको CCA लिख देता हूं, तो आपको कितना गिवन है, 600 गिवन है, 12 5 60, 12 6 का 7200, कितना आ जाएगा सर, 7200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी गिवन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गिवन है, कितना गिवन है सर, आपका 360 के हिसाब से 2 बच्चों का गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है सर, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, 360 आपको गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है, 360 गिवन है, 2 बच्चों के लिए गिवन है, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, कितना आ गया सर, आपका 8640 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको लेस करना पड़ेगा, जो आपको बेसिकली रिलैक्सेशन गिवन मिलता है, कितना मिलता है सर, एक बच्चे के लिए 200 मिलता है, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम अलाउड है, और 12 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, देखिए जरा, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 रुपया, सॉरी आपका एक चीज और याद रखिएगा, एक बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए, 2 बच्चों के लिए कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 12 दूनी 2400 माइनस कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना हो गया सर, आपका 2400 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आया नेट, वो कितना आ गया, अगर आप लोग 8640 में से 2400 माइनस कर देते, तो माइनस करना पड़ेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, 8600 में से, सॉरी आपका 8640 में से अगर आप लोग 2400 माइनस करते हैं तो 6240 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा सर, आपका 6240। अब ये जो आपको एग्जम्पशन मिला है ना, क्योंकि इसने ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है इसलिए मिला है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है, हमारा जो यहाँ पर इन दोनों को नहीं कैलकुलेट करना, हमें इस हिस्से को जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद बस और कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, तो इन तमाम कंपोनेंट को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाता है सर, आपका सैलरी मिल जाता है। तो यहां पे अगर आप लोग सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना गिवन है, देखिए आपका कितना है, 6240 है।
फटाफट ऐड करते, 6240 है, प्लस में आपका 7200 है, प्लस में कितना है 12000 है, प्लस में कितना है 4800 है, प्लस में कितना है 9600 है, और प्लस में कितना है 2,88,000 है। ठीक है, तो कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स 3,27,840। ठीक है, कितना हो गया 3,27,840। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कितना बना 3,27,840 बन गया। ठीक है, अब तरीका क्या कहता है, अगर आपको टैक्सेबल परक्यूस्टिज निकालना है तो सर इसका कितना परसेंट लेकर के चलेंगे, 15% लेकर के चलेंगे। तो अगर आप इसका 15% निकालते हैं तो अगेन मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर ले लूंगा। अगर हम इसका इस अमाउंट का क्या निकालते हैं 15% निकालते तो कितना आएगा सर 49,176 आएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, ये आ गया आपका 49,176। ये वो आपका अमाउंट है जो हमें निकालना था, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया सर, सैलरी आ गया। अब यहां पर आपको ऐड करना है कुछ कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट ऐड करने हैं सर, सबसे पहले तो फर्नीचर का कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका फर्नीचर कितने का बना था 2 लाख का था, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं सर आपका 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 ले लेंगे। 2 AC का कॉस्ट कितना था सर, आपका 8,000 था। तो आप क्या करेंगे, टोटल इसके अंदर ऐड कर देंगे 8,000। ठीक है, यानी कि 28,000 और इस अमाउंट के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो आप लोग क्या कहोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कितना आया सर, ये आया आपका 77,176। तो आप लोग कहेंगे सर आपका 77,176 इज द टैक्सेबल परक्यूस्टिज। ठीक है, RFA के केस में आपने क्या सीखा सर, ये क्या हो गया आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिज हो गया। ठीक है, अब दोबारा देखिए मैंने क्या बताया सर, मैंने बताया ये जो काम हमने किया है ना, यहां से लेकर के और यहां से लेकर के और यहां तक सर, ये कोई नई बात नहीं है। हमने सैलरी को कैलकुलेट किया है। सैलरी कहां से निकल करके आया, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको सिखाया था सैलरी का फॉर्मूला, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था सैलरी का बेसिक फॉर्मूला लगेगा, बेसिक सैलरी, DA, बोनस, कमीशन, जो आपकी फी होगी या फिर अलोवेंसेज हो गए टैक्सेबल, सबको ऐड करना। ठीक है, उसके बाद क्या हमने सीखा था सर, हमने सीखा था ये आपका लिमिट लेकर के चलना है 15 लाख। अगर जैसे आपका 15% कब लेकर के चलेंगे, अगर आपकी सिटी का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होता है, दिल्ली के अंदर हम लोग हैं, तो क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया आपका टैक्सेबल हो गया। 15% आपने निकाल लिया, जस्ट ए मिनट, आपने क्या किया 15% तो निकाल लिया। अब 15% निकालने के बाद 49,176 आ गया। फर्निश्ड जो आपका बेसिकली अकोमोडेशन है उसकी भी कैलकुलेशन हमने करके यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपके ओल्ड रेजिम की। ठीक है, किसकी बात हुई है, ओल्ड रेजिम की। कई बार एग्जामिनर आपको न्यू रेजिम की भी बात करता है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं इसमें फर्क क्या आएगा। न्यू रेजिम के अंदर ना आपने जो एग्जम्पशन देखने को मिला था ये 2400 का, ये नहीं देखने को मिलेगा। जहां पे आपने 6240 ऐड किया था वहां पे कितना ऐड होगा आपका 8640 ऐड होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा, बाकी जितने भी आपके रिमेनिंग कंपोनेंट है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द RFA। ठीक है, उम्मीद करता हूं RFA आपको समझ में आ गया होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये जो न्यूमेरिकल है आपके किताब की न्यूमेरिकल है, अच्छी न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर देखी गई है, दैट्स व्हाई मैंने आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इसको कवर कराया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये 7वां क्लास था पसंद आया होगा और रेंट फ्री अकोमोडेशन से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।